लोकसभा में आज दिल्ली फसाद पर बहस हुई। बहस की शुरुआत लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने की। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली को फसाद को रोकने में नाकामी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह पर फसाद के दौरान इक़दामात नहीं उठाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। तो ये हमारा कहना है कि आज दिल्ली की दंगा अगर कोशिश करते तो क्या हम रुक नहीं पाते। दिल्ली हिंदुस्तान की दिल कहला जाता है, जहां हिंदुस्तान की कोने कोने से लोग आते हैं रोटी रोजी के लिए। हिंदुस्तान की दिल्ली हमारा कैपिटल है। यहां कोई पुलिस की कमी नहीं है, और वो पुलिस है जिनको हम एलीट पुलिस मानते, जिस पुलिस को हम मॉडल पुलिस मानते, जिनकी हथियार की कभी कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं है। सबसे ये लेस है हमारे दिल्ली के पुलिस वालों ने। और दिल्ली सिर्फ नहीं, अगर चाहे तो आप पैरामिलिट्री रिपोर्ट हजारों की तादाद में बुला सकते हैं। आजू बाजू चारों तरफ पैरामिलिट्री रिपोर्ट से आर्मी है। फिर भी ये घटना क्यों घटी, और वो भी 3 दिन लगातार। 3 दिन लगातार ये घटना कैसे घटी, इसके जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा, और खासकर हमारा गृह मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली की रखरखाव, कानून व्यवस्था सारे की जिम्मेदारी हमारा गृह मंत्री की है। 3 दिन आप कहां थे, ये जरूर हमें कहलाना पड़ेगा। हामिद अंसारी साहब टीवी में बोलते हैं, आशीष सिंह एक इंटरव्यू लेते थे हामिद अंसारी साहब को, वो कह रहे थे कि ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। उन्होंने ये भी जिक्र किया, जब नादिर शाह दिल्ली में आए थे तो अपना तलवार 3 दिन निकल के रखे थे और कह दिया था कि 3 दिन तुम जो करना है कर लो, उसके बाद हम तलवार उठाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि अमित शाह जी का साथ नादिर शाह का कोई ताल्लुका था, जरूर नहीं कहता, क्योंकि डीएनए टेस्ट करने का हमारा कोई साधन नहीं है। और वो भी खासकर अमित शाह जी एक वैष्णव धर्म के विश्वासी है। लेकिन जरूर ये कहूंगा, ये 3 दिन जो लगातार दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें आपका क्या जिम्मेदारी थे? आपका दोस्त हाथिया विहार मंत्री, उनका भी क्या जिम्मेदारी थी? वो कहां थे? आपका बड़े बलवान जहांबाज एमपी थे, एमएलए थे, वो कहां गए थे? सदन में आके बड़ा बड़ा बात जो करते हैं यहाँ की एमपी दिल्ली वालों की, वो क्या भोजपुरी गाना गाने चले गए थे? वो कहां थे? आपके यहाँ जो एमपी दिल्ली के, एमएलए दिल्ली के कहां गए थे? आप खुद सोचो कि जब हम हिंदुस्तान से जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं, उसकी हिम्मत हमारा है, तो हम दिल्ली की दंगा को क्या रोकने नहीं सकते थे? बताओ आप। और वो भी खास दिल्ली में, हमारे नेशनल कैपिटल में। और वहां हर दिन भड़काऊ भाषण चलते हैं, हेट स्पीचेस। हमारे हिंदुस्तान में एक बात बन गई है कि हेट स्पीचेस, किसने हेट स्पीचेस देते हैं? किसने दिया है हेट स्पीचेस? फटकरा लगाते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट, फटकरा लगाते हैं आपको हाई कोर्ट, फटकरा लगाते हैं। क्यों? आपका अगर गलती नहीं है तो ये किसकी गलती है? आज दिल्ली में, दिल्ली की जब न्यायाधीश जब आपको पार्टी के खिलाफ फटकरा लगाते हुए पुलिस को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लो, तो रातों रात तबादला हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं जुडिशियरी पे। मिडनाइट सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जुडिशियरी, रातों रात तबादला। क्यों? उनका गलती क्या था? उनका गलती यह था कि आपको जाने माने नेता के खिलाफ जो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, आज तो सारे हिंदुस्तान में एक नारा लग गया, गोली मारो सालों को। क्या ये हमारा सीना चौड़ी करते हैं? बताओ,
ये क्या हमारे लिए गर्व महसूस करने का मुद्दा है? बताओ, अगर नहीं है, आप इनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं जिक्र करते, एक शब्द क्यों नहीं उल्लेख करते हैं? जितने नाम लिए सर, ये जस्टिस के नाम लिए, और ये 352(5) ये कहता है कि मेंबर while speaking shall not reflect upon the conduct of a person in high authority unless the discussion is based on a substantive motion. इन्होंने बिना मोशन लिए हुए जस्टिस मुरलीधरन का नाम लिया, गीता मित्तल का नाम लिया, ये जज का नाम नहीं ले सकते और इस तरह के चीजों को नहीं कर सकते। ये ट्रांसफर हमने नहीं किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया है, हमने नहीं किया है। आप जो है नहीं, इनको वापस लेने का ये बंद करने का, ये सर ये नहीं हो सकता, ये गलत है सर। मुरलीधरन का ट्रांसफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है सर। ये क्या बात नहीं बोल? ये 18 फरवरी को हुआ है सर, हमने नहीं किया है, और ये इनको सब्सटेंसिव मोशन देना पड़ेगा सर। जानते हैं कि चीफ जस्टिस करते हैं, और फिर ये सरकार के ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं सर? और यदि चीफ जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन है तो ये चर्चा नहीं हो सकती है सर। नाउ दे हैव नाउ reiterated their message again by issuing a midnight notification. क्लैरिफिकेशन दे दूं, ट्रांसफर कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रेकमेंड करता है। मिडनाइट ट्रांसफर जो हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने मिडनाइट ट्रांसफर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। एमआईएम सरबरा और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली तशद्दुद को फिरकावाराना फसाद मानने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो एक मंसूबाबंद कत्ले आम था। लोकसभा में ओवैसी ने दिल्ली पुलिस, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आज़म को आड़े हाथ में लिया। Inquiry commissions have said very clearly that if a communal carnage continues for more than 24 hours, it is a pre-planned program wherein the state not only abets the mobs, but it is the police who will play a major role in the destruction and the carnage. To call it a communal riot is a joke. This is a program, sir, and it has to be called in that way only. Sir, the Constitution of India in its preamble talks about fraternity, but it says fraternity must assure the dignity of the individual. What is my dignity? I want to know from you. Do you have any remorse on your faces? Do you have any embarrassment for what has happened right under your nose? No. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. Sir, the Constitution talks about fraternity and it says fraternity must show the dignity of the individual. What is my dignity? When my 19 masjids have been destroyed or damaged, 4 cylinders have been put inside a masjid and the masjid burned. What is my dignity when I see a saffron flag being erected on my masjid? What is my dignity when a boy called Faizan was being shot dead and he was forced to recite Jan Gan Man? What is my dignity? To thank the Sikh community. I want to thank Mr. Baghel, who suffered 70% injuries, burn injuries, and saved 7 Muslim lives. These are small lamps burning in the tsunami of Hindutva hate which has engulfed our country, sir, which will destroy our country. This government wants to do that, but we will protect ourselves. 17 crore Muslims will lay down their lives. If possible, we'll build our graves over here, but we will not allow this carnage to continue, sir. In conclusion, I demand that an all-party delegation be sent to the areas as it was sent to Gujarat. I demand a commission of inquiry by a sitting Supreme Court judge or High Court judge to go into the actual facts. And we have no faith in your SIT. Ask me, the minister over here, 84 communal riots, Nelli massacre, Gujarat, everyone who presided over this program, they have made their political palaces on my grave. They have become statesmen. You have become Prime Minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out very soon. Thank you, sir. दिल्ली फसाद पर ओपोजिशन के सवालात, तनकीद और शुबहात का वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने ओपोजिशन पर हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। इस मौके पर शाह ने दिल्ली पुलिस की सताइश की तो फसाद के दौरान उनकी जानिब से की गई कोशिशों और इक़दामात का भी जिक्र किया। अमित शाह ने फसाद के लिए सीधे तौर पर CAA मुखालिफ एहतजाजियों को जिम्मेदार करार दिया। मैं महान सदन के सामने इस राइट के अंदर जिन लोगों की जान गई है वो सबसे लिए
सबके लिए हृदय की गहराइयों से दुख व्यक्त करता हूं, उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव सदन के सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था, और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मान्यवर लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये राइट्स चले हैं। उन्होंने कहा कि मैं वहां ट्रंप के कार्यक्रम में बैठा था। मान्यवर श्रीमान ट्रंप का कार्यक्रम पहले से तय था, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, मेरा जाना भी पहले तय था, और मैं अगले दिन गया, उस वक्त कोई घटना नहीं थी। और मान्यवर मैं यहां पर 6:30 बजे आ गया। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहां आया हूं। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया हूं, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो, मैं क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि मेरे जाने से पुलिस मेरे पीछे लगती। पुलिस का काम उस वक्त दंगे को शांत करना था। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, क्या करी है, कितने पकड़े गए। मान्यवर 25 तारीख की रात से 26 एक एहतियात के तौर पर हमने दंगा और न भड़के इसके लिए राह देखी। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है, 700 एफआईआर हमने दर्ज की। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है, और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेगी। मान्यवर 49 आर्म्स एक्ट के केसेस हमने रजिस्टर्ड किए हैं, 49 से ज्यादा, और लगभग 152 आर्म्स भी इतने कम समय में रिकवर करे हैं जो दंगे के अंदर उपयोग में आए। पर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि प्रो सीए वाले लोग निकले इसलिए हुआ, ढेर सारे निकले थे। अब क्यों हुआ इस पर मैं आना चाहता हूं। मैडम ये समझने जैसी बात है। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एंटी सीए रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे हैं वो तो पुलिस जांच करी है, जो कानूनन होगा वो करेंगे, परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया, और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है,
मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। मान्यवर 24 को दंगा हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली फसाद पर हुई बहस पर अमित शाह के जवाब पर नाराजगी का इजहार किया। ओवैसी के मुताबिक अमित शाह फसाद के लिए जिम्मेदार बीजेपी लीडरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि मुतासरीन को इंसाफ मिल पाएगा। और पुलिस की मिली भगत से ही दंगाइयों को मौका मिलता है। तो अमित शाह दिल्ली पुलिस को बचाने का मकसद एक ही है कि वो नहीं चाहते कि इंसाफ मिले, और ख़ास तौर से उन मुसलमानों को जिन्होंने अपनी जानों को गंवाया, जिनके घर जला दिए गए, जिनके कारोबार को ख़त्म किया गया, और कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है आज के अमित शाह के इस रिप्लाई के बाद। क्योंकि हमने मुतालबा किया था कि इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरीज एक्ट के तहत बनाया जाए, जो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज हेड करे। उन्होंने उसको इनकार कर दिया, कुछ नहीं कहा, तो इंसाफ नहीं होगा। एसआईटी क्या करेगी? वन साइडेड अरेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, 1100 से ज़्यादा मुस्लिम लोग इलीगल डिटेंशन में हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ होने वाला है। बल्कि उन्होंने तो अपने एमपीज़ का जिक्र ही नहीं किया। कपिल मिश्रा डीसीपी, सिटिंग डीसीपी की मौजूदगी में अल्टीमेटम देता है, अमित शाह उसके बारे में बात ही नहीं करते। जहाँ तक वारिस पठान का ताल्लुक़ है, वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर है, वारिस पठान ने अपना बयान वापस लिया है, मगर क्या अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर है? क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर है? किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। क्या उनके वर्मा एमपी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है? सरकार इन लोगों को बचाना चाह रही है, ये देश देख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली के फसाद मुतासरा मुस्तफाबाद के शिव विहार इलाके में तशद्दुद के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस इलाके के फेज 7 में लोग जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके दिलों में फसाद का खौफ घर कर गया है। लोग अपने जले और लूटे हुए मकानात और दुकानात में आ तो रहे हैं, लेकिन रात में यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हमारे बच्चों के दिलों में भी बहुत बैठी हुई, हमारे बच्चे आगे नहीं रहे। मुस्तफाबाद के शिव विहार इलाके का ये फेज 7 है। समाजी तंजीमें यहाँ पर राशन तकसीम कर रही हैं। राशन लेने के लिए यहाँ कैसी अफरा तफरी मची है देखा जा सकता है। लोगों के घरों में खाना नहीं है, इसलिए जो मिल रहा है उसे लेने की जल्दी है। थोड़े हालात तो बेहतर हैं, थोड़ी इमदाद भी आ रही है, लेकिन जब यहाँ से निकले थे बहुत बुरा हाल था। लोग बाग तलवारें लेके आ रहे थे, घरों को जला दिया है, बच्चे परेशान रहे और भूखे। अब खैर इमदाद आ रही है भाई, अभी सरकार कब देगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये वो और लोग सरदार भाई भी हैं, ऐसे भी है, सभी तरीके के, ये नहीं को कोई एक ही वो दे रहे हैं, सभी इमदाद पहुँचा रहे हैं। गरीबों का काम चला नहीं तो आपने आगे जाके देखोगे तो घरों के घर जले हुए हैं, छतें तक उड़ी हुई हैं। इसी हालत में आपका भी घर है? हाँ, हमारा भी घर है भैया, हमारा घर तो सब लूट खोस लिया, सब कुछ आग नहीं लगे, हमारा घर लूट, लेकिन हमारे घरों में से सब लूट लिया। सब क्या क्या सामान था? जो चीज थी, सिलाई की मशीन, चीज, जेवर, पैसा वैसा सब। अच्छा। और जिस हाल में हम निकले थे भैया, रात को 10:30 बजे निकले थे, मंगल की रात को। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे पास, मासूम। हमारा शोहर घर नहीं थे, इस समय में गए हुए थे, तो हमें गलियों गलियों में से हम निकले थे। हाँ। तो अब कैसा हालात है? आप डराव रात को रुक पा रहे हैं? जी, अब तो हम है यहाँ पर, दहशत तो है ही दिलों में बहुत। अच्छा। दहशत हमारे बच्चों के दिलों में भी बहुत बैठी हुई, हमारे बच्चे आ भी नहीं रहे। सरकारी मदद का अभी इस इलाके को इंतजार है, लेकिन आम लोगों की मदद यहाँ पहुँच रही है। ये एम्बुलेंस एक समाजी तंजीम के जरिए लोगों को फ्री में दवाइयाँ दे रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये दवाइयाँ जिस्म के बाहरी दर्द तो ठीक कर देंगी, लेकिन दिल में जो जख्म पैदा हो गए हैं उसे भरने में वक्त लगेगा। फसादात ऐसा दर्द देकर गए हैं जिससे हर कोई जख्मी है। इन लोगों को याद है
वो किस तरह से यहाँ से जान बचाकर गए थे, इसलिए रात में अब भी अपने घरों में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हालात ये है कि अभी लोगों के पास पैसे नहीं हैं और घर में जो था वो सब लुट गया। कोई घर नहीं ऐसा बच्चा, किसी का बच गया तो बच गया, हमारे घर में तो बर्तन भी नहीं बचे, सारा लुट खुट गया। और हम लोगों के तीर पैसे नहीं हैं, तम्बाकू बीड़ी तक के, तो हम दवाई इसलिए ले रहा हूँ कि भाई हमारे तीर एक पैसा नहीं है अब जेब में। क्या हुआ था आपके घर में, क्या क्या बचा, क्या क्या लूट गया? हमारे घर के अंदर जो सामान था वो सब चला गया, कपड़े लगभग 28 साल हो गई हैं जी। सोचा था ऐसे? नहीं, ऐसी हालात नहीं सोचा, तो 9 दिसंबर बन गया था भाई साहब। 4-6 आदमी था, अपनी जाने कैसे वो हमें पुलिस बचा के ले गई सुबह बुध को। यहाँ पे तो नहीं रुक पा रहे हैं, भाई है हमारे बराबर में, जमुना वहाँ पे रानी गार्डन में वहाँ पे चले जाते हैं। दहशत का माहौल इतना है कि यहाँ पे रुका ही नहीं जा रहा है, हर घड़ी दहशत डर में जी रहा है इंसान। सब कुछ लूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी बाइक थी यहाँ पे जला दी थी, हमारी बाइक तो बिल्कुल यहाँ पे ही पड़ी थी। घर में सब लूटपाट कर ली, सब रुपया पैसा जेवर जो भी था सब खत्म हो गया। कब लौटे आप? और मैं तो आज ही लौटा हूँ, अपनी बेटी के पेपर है मेरी, आज 9वीं क्लास में पढ़ती है, उसके पेपर की वजह से मैं आज वापस हुआ हूँ, वरना तो बस सब कुछ खत्म ही हो गया। ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये गाड़ियों में आग लगा रहे थे, घरों को लूट रहे थे, घर जला दिए गए थे और पथराव हुआ है बहुत यहाँ पे। हम लोगों ने उस दिन की रात तो कैसे काटी है। यहाँ पे तो पुलिस भी आई है, करीबन तीसरे दिन के बाद आई, चौथे दिन पुलिस आई है यहाँ पे सारा। अब कब से यहाँ पर लोग लौट पाए हैं और क्या हालात हैं? अब तो 3-4 दिन से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह कुछ लोग तो आए हैं मोमडन, वो रह भी रहे हैं यहाँ पे। अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है फिलहाल तो। सिक्योरिटी है यहाँ? हाँ जी, हैगी, बराबर हैगी। शिव विहार के इस इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। घरों को लूटा गया, दुकानों को जलाया गया। वो सारे निशान यहां पाए जाते हैं। ऐसे में बस इस बात का इन लोगों को इंतजार है कि हालात ठीक होंगे और वो रातों को अपने घरों में रह सकेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।